जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के साथ राजेश कुमार। आज एक बड़े अहम मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत और रूस की दोस्ती के बीच चीन की एंट्री हो चुकी है। क्या हमारा सदाबहार दोस्त और सबसे पक्का दोस्त रूस अब चीन का जूनियर पार्टनर बन चुका है। दरअसल एससीओ बैठक के दौरान रूस के रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने क्वेड को लेकर एक बयान दे डाला और कहा कि क्वेड जो है वो हमारे दोस्त चीन के खिलाफ है। उनका ये रिएक्शन कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बाद से ही ऐसे लग रहा था कि रूस आने वाले वक्त में चीन का जूनियर पार्टनर बन सकता है। और अगर चीन का जूनियर पार्टनर रूस बन जाता है तो भारत पर कितना असर होगा, और क्या वाकई में भारत और पश्चिमी देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं जिस कारण रूस चिंता में है। क्या है क्वेड, क्या है ऑकस जिसने रूस को परेशान कर रखा है, और क्या रूस चीन की भाषा बोल रहा है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको आज हम एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधा जाने माने एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव के पास चलेंगे। उनसे हमने गंभीर चर्चा की है, तमाम सवाल पूछे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा जल्दी से आपको सुनेंगे। जो रूस के रक्षा मंत्री ने भारत में आके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने चीन के समर्थन में ये बयान दिया, क्या ये इस बात के संकेत नहीं है कि चीन का जूनियर पार्टनर अब रूस बनना शुरू हो चुका है या बन चुका है? या ये भी हो सकता है कि चीन ने अपनी बात रूस के मुंह से भारत के लिए कहलवाई हो? संजीव जी। देखिए राजेश जी, एक बात तो बहुत सच्चाई है, स्पष्ट रूप से दिखता है कि चाइना और रशिया के जो संबंध हैं वो और अधिक गहरे होने जा रहे हैं और अधिक ये जो दोनों देश हैं वो क्लोज होने जा रहे हैं। जहां तक रशिया के चाइना के जूनियर पार्टनर होने की बात है, तो ये जो कंसिडरेशंस हैं अभी मुझे नहीं लगता कि रशिया इस तरीके से इस संबंध को ले रहा है, क्योंकि रशिया जी को यूक्रेन के युद्ध में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। रशिया को यदि जी यूक्रेन के युद्ध में अपेक्षित सफलता मिल गई होती, यदि यूक्रेन पर उसने कब्जा कर लिया होता, वहां पर अपनी सरकार स्थापित कर ली होती, तो फिर ये जो रशिया और चाइना के संबंधों में जो नजदीकी आ रही है, उसकी प्रक्रिया धीमी हो सकती थी। वो जो संबंध है इतने प्रगाढ़ नहीं होते। लेकिन अब रशिया को ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो यूरोपीय देशों की हेजीमोनी है, उसको वो अकेले जो है हैंडल नहीं कर सकता, अकेले चैलेंज नहीं कर सकता। और जी उसपे चाइना का साथ देना पड़ेगा, उसे अलायंसेस करने पड़ेंगे, उसे पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी। यदि उसे नेटो के एक्सपेंशन को रोकना है तो उसे जी अलायंसेस पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। जैसा कि मैं पहले आपके शोज में पहले भी कहता रहा हूं कि रशिया को यह ऑप्शन पहले ही अडॉप्ट करना चाहिए था। रशिया बिल्कुल। ने जो है नेटो के जो फॉर्मेशन जो 1949 में बना था, उसके बाद 1955 में उसने वॉर्सो पैक्ट बनाया था, और वो भी एक अलायंस था, और जाहिर है कि वो नेटो के जवाब में बनाया गया था। लेकिन रशिया को ये जो अलायंसेस और पार्टनरशिप जिसकी की तरफ रशिया अब बढ़ रहा है, वो यूक्रेन के युद्ध के पहले भी बढ़ सकता था, और इससे यूक्रेन के लोगों की जो तबाही और बर्बादी हुई है वो बढ़ सकती थी। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि रशिया को इस बात का रियलाइजेशन है कि उसे अलायंसेस और पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, और इस वजह से अब रशिया और चाइना भी इसके लिए तैयार है। तो चाइना और रशिया के जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ होंगे, गहरे होंगे, ये एक सच्चाई है। भारत को इसे डील करना होगा, भारत को पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होगा, अपने संतुलन को बनाए रखना होगा, अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना होगा। और ठीक है संजीव जी, एक बड़ा अहम सवाल जो मैं और समझना चाहता था आपसे, क्योंकि इसी बीच एक चीज और एक एंगल निकल के आ रहा है कि जिस प्रकार से चीन रूस साथ आ रहे हैं, चीन मजबूत हो रहा है, यूरोप के सुपर पावर कंट्री चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, तमाम ये बात विचार करें इस बात पे कि क्या हम अकेले चीन का मुकाबला कर पाएंगे आने वाले वक्त में, उसको लेकर तमाम देश तैयारियां कर रहे हैं। तो क्या भारत जो गुट निरपेक्ष का रास्ता अपनाते हुए आया है पिछले 70-75 सालों में, क्या उसके सामने अब एक बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है? क्योंकि अब गुट निरपेक्षता का तो जगह कहीं बची नहीं है। क्या आपको भी एक गुट में शामिल होना पड़ेगा या आप अकेले ऐसे स्टैंड कर पाएंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है राजेश जी, और इसके बारे में भारत में हमारे यहाँ हमारे
जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कम्युनिटी है उसमें लगातार डिस्कशंस होता है, और मेरा इसमें स्पष्ट रूप से मानना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो सबसे बड़ी सीख जो भारत जी को मिली, वो ये थी कि भारत को अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता हमेशा बना के रखनी होगी। भारत जी को अपने जो विदेश नीति के या रक्षा नीति के जो निर्णय हैं, वो रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर लेने होंगे। भारत किसी एक गुट का सदस्य नहीं बन सकता। ये गुटनिरपेक्षता के आंदोलन की जो सबसे बड़ी सीख है, वो आज वो हमारे साथ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे वो पुरानी मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, चाहे वो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की सरकार है, सभी ने रणनीतिक स्वायत्तता को अपनी विदेश नीति के केंद्र में रखा है। और ये जी रणनीतिक स्वायत्तता भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी शक्ति मैं कहूंगा है, क्योंकि वर्तमान विश्व में पहले भी अगर आप शीत युद्ध की आपने चर्चा की, उस समय आपने देखा कि किस तरीके से पूरी दुनिया दो कैंप्स में विभाजित थी। कम्युनिस्ट जी कैंप और एक पूंजीवादी कैंप में विभाजित थी, और भारत के ऊपर तमाम दबाव बनाया जाता था कि भारत किसी एक गुट को शामिल कर ले। लेकिन भारत ने शुरू से ही, डे वन से ही इस बात को स्पष्ट किया कि भारत किसी गुट का सदस्य नहीं बनेगा। भारत जो है अपने राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने विकास के और अपनी प्रगति पर ध्यान देने के लिए वो दुनिया के इस तरीके की गुटबाजी में शामिल नहीं होगा। भारत ने ये बात बहुत स्पष्ट की थी। भारत लेकिन मैं तो की समझता हूं कि अगर आप गुट निरपेक्षता में शामिल नहीं होते, आप किसी गुट में नहीं जाते हैं, आप रूस के खेमे में नहीं है, आप अमेरिका के खेमे में नहीं है, और जिस प्रकार से चीन को हम देख रहे हैं उभरते हुए, अगर चीन और आपका मुकाबला होता है तो क्या आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए राजेश जी, अब भारत की जो पार्टनरशिप्स हैं, जैसे कि जो मैं बात कहने जा रहा था कि जी रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर जब हम चलते हैं, तो हम जो अपने संबंधों को इस तरह से डेवलप करते हैं कि वो पार्टनरशिप्स हों, वो अलायंसेस नहीं हो। भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, वो बहुत ही गहरी है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों पे आधारित है। हमारी जो जी पार्टनरशिप रशिया के साथ है, वो विश्वास पे आधारित है, ट्रस्ट पे आधारित है। चाइना की जहां तक बात है, चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि जिसकी की रणनीतिक थिंकिंग में विस्तारवाद है, जी उपनिवेशवाद है, अवसरवाद है, डिसेप्शन बिल्कुल यानी धोखा है। और चाइना का की जो पूरी मंशा है, वो विश्व के लोकतांत्रिक वो विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। और भारत इस बात को लेकर के बहुत स्पष्ट है कि यदि विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों पर, डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर खतरा पैदा किया गया, तो भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। चाइना ऐसी प्रवृत्ति रखता है कि वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करना चाहता है, वो ताइवान पर कब्जा कर लेना चाहता है, वो साउथ चाइना जी सी के 90% पर अधिकार कर लेना चाहता है। भारत के क्षेत्रों में उसकी कुदृष्टि है, अन्य क्षेत्रों में उसकी कुदृष्टि है। भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। भारत यदि कभी ऐसी स्थिति आती है कि चाइना इस तरीके के अपने आधिपत्यवादी मंसूबों को हासिल करने के लिए किसी तरीके की कोई हमला करने की स्थिति करेगा, तो जाहिर है कि भारत लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए विश्व के जो जी अन्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के ये लड़ाई लड़ेगा। ये बात भारत ने जी बहुत स्पष्ट की है। भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। और भारत ने इस बात को समय समय पर स्पष्ट किया है कि जो भारत की जो अमेरिका के साथ जो रणनीतिक साझेदारी है, जो क्वाड की जो साझेदारी है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। ये जो बिल्कुल साझेदारी है गहरी है। और भारत ने हमेशा ये कहा है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर का सम्मान होना चाहिए। यहां तक कि मैं राजेश जी यहाँ पे जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि यद्यपि कि हमने किसी तरह साइड नहीं लिया है यूक्रेन के वॉर में, लेकिन जहां तक यूक्रेन के युद्ध की बात है, उसमें हमने हमेशा इस बात को कहा है कि किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता का, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान होना चाहिए, हिंसा बंद जी होनी चाहिए, और जो है रूल्स बेस्ड ऑर्डर का सम्मान होना चाहिए। तो भारत जाहिर है कि जो महाशक्तियां रूल्स बेस्ड ऑर्डर का सम्मान करेंगी, जो उनके महाशक्तियां साथ लोकतंत्र का सम्मान करेंगी, उनके साथ भारत निसंदेह खड़ा रहेगा। और ऐसी शक्तियां जो कि आधिपत्यवाद को बढ़ावा देंगी, जो विस्तारवाद को बढ़ावा देंगी, उपनिवेशवाद को बढ़ावा देंगी, भारत उनका विरोध करेगा। ये बात बिल्कुल मैं स्पष्ट है। संजीव जी एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब मैं इसका चाहूंगा आपसे। जूलियन स्मिथ जो कि अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि नाटो में हैं, भारत में वो कहते हैं कि नाटो के दरवाजे भारत के लिए हमेशा खुले हैं। क्या इशारा उन्होंने किया है ये? देखिए राजेश जी, नाटो एक अलायंस है, एक मिलिट्री अलायंस है।
और जाहिर है कि भारत अलायंसेस में बिलीव नहीं करता है। भारत, जैसा कि मैंने अभी कहा कि भारत की जो पार्टनर की जो संबंध है, चाहे विश्व की कोई भी महाशक्ति हो, कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके साथ पार्टनरशिप्स ही हो सकती है। और जी यदि आने वाले समय में, चूंकि नाटो के देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, सभी लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा करते हैं, और यदि भविष्य में कभी ऐसी कोई स्थिति बनती है कि जिसमें कि विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों को, विश्व के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर अगर कोई खतरा पैदा करने की कोशिश करेगा, तो भारत ऐसी दशा में कोई पार्टनरशिप्स अवश्य कर सकता है, उसकी संभावनाएं मैं भी देखता हूं। और नेटो के साथ यदि कभी भविष्य में अगर कोई संबंधों में गहराई आती है, तो वो एक पार्टनरशिप होगी, और वो पार्टनरशिप विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बचाए रखने के लिए, उसे सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवरसाइट को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रों की संप्रभुता, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाए रखने के लिए, यदि कोई ऐसी स्थिति आती है कि जिसमें कि भारत को कोई पार्टनरशिप करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा, तो भारत ऐसी संभावनाओं को ध्यान में, ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पार्टनरशिप्स अवश्य कर सकता है, उसकी संभावनाएं हो सकती है, लेकिन भारत नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, ये बात स्पष्ट रूप से देखता हूं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। जय हिंद आपको, तमाम चीजें इतने अच्छे से मुझे और मेरे दर्शकों को समझाने के लिए सर, शुक्रिया। जय हिंद सर। थैंक यू संजीव जी। जय हिंद राजेश।